अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे गाउट ट्रीटमेंट। गाउट इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो कि जॉइंट्स में यूरेट क्रिस्टल्स के जमा होने की वजह से हो जाती है, स्पेशली इन टो जॉइंट्स। ठीक है, तो अब हमने गाउट का ट्रीटमेंट देखना है। सबसे पहले तो हम कहते हैं इसके 3 तरीके होते हैं कि हम गाउट को ट्रीट कर सकें। 3 अप्रोचेज़ होती हैं। क्या करें, हम डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को कम कर दें। ठीक है, डायरेक्टली हम इन्फ्लेमेशन को कम कर दें। हमें पता है एनसेड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं बाय इनहिबिटिंग कॉक्स एंड ऑल दैट मैकेनिज्म, और कोल्चिसिन जो है वो भी करता है। देन यूरिकोशूरिक एजेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ब्लड में यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से गाउट होता है। तो हम क्या करेंगे कि यूरिक एसिड को यूरिन में जो है ज़्यादा एलिमिनेट करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से गाउट का जो है ये परमानेंट ट्रीटमेंट जो है ये यूज़ होता है क्रॉनिक गाउट के लिए। ठीक है, प्रोबेनिसिड और सल्फेनपायराजोन आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम कहते हैं या तो हम क्या करें कि प्यूरिन्स का जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको चेंज कर दें एलोप्यूरिन और एफिबिक्सिस्टेट के थ्रू। अब ये किस तरह हेल्प करेंगे गाउट में, अब हम वो आगे देखेंगे। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि अगर कोई इन्फ्लेमेटरी एपिसोड एक्यूट है, ठीक है, उसको हमने फौरी तौर पर जो है ट्रीट करना है और टेम्पोरेरीली ट्रीट करना है। ठीक है, यानी कि ये परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन जो टेम्पोरेरी तकलीफ होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पेन होती है उस एपिसोड को हमने कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हम एनएसएड्स देते होते हैं, और एनएसएड्स में भी कौन सा वाला, इंडोमेथासिन। ठीक है, अब इंडोमेथासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को बाकी एनएसएड्स की तरह क्या करता है, कम करता है बाय इनहिबिटिंग कॉक्स 1 वगैरह। ठीक है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन कम हो गई तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा होता है, हम कहते हैं यूरेट क्रिस्टल्स जॉइंट में है ना, तो वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं जिनमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन सारा इन्फ्लेमेशन का जो मैकेनिज्म है उसको मीडिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को मीडिएट कर रहे होते हैं। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं बन रहा तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वही नहीं हो रहा, ना ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही है, ना वहाँ से मैक्रोफेजेस निकल रहे हैं। ठीक है, और वो सारा जो है मैकेनिज्म नहीं हो रहा, तो मैक्रोफेजेस भी जो है वो माइग्रेट करके नहीं आएंगे और वो यूरेट क्रिस्टल्स को फैगोसाइटोज नहीं करेंगे। अब होता क्या है कि जब मैक्रोफेजेस यूरेट क्रिस्टल्स को फैगोसाइटोज करें तो उसकी वजह से पेन वगैरह और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जब वो नहीं होगी तो इन्फ्लेमेशन भी जो है वो नहीं होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कि एनएसएड्स इनिशियली देते हैं, लेकिन हम अल्टरनेटिव के तौर पर क्या यूज़ कर सकते हैं, इंट्रा आर्टिक्यूलर स्टीरॉइड्स, यानी जॉइंट के अंदर डायरेक्ट जो है वो स्टीरॉइड्स दे दिए जाएं। स्टीरॉइड्स हमें पता है इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और या तो हम कोल्चिसिन दे सकते हैं। कोल्चिसिन भी इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करता है, हम कहते हैं ये बाइंड करता है टिब्यूलिन के साथ। ठीक है, टिब्यूलिन सेल के अंदर वाला, और टिब्यूलिन को जब बाइंड करेगा तो उससे क्या होगा कि माइक्रोटिब्यूल जो है वो पोलीमराइज नहीं होंगे। अब माइक्रोटिब्यूल पोलीमराइज नहीं होंगे तो माइक्रोटिब्यूल्स के थ्रू क्या करते हैं, कुछ सेल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जो सेल्स माइग्रेशन वगैरह करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स दूर दूर से आते हैं, उनके लिए ये माइक्रोटिब्यूल पोलीमराइजेशन बहुत ज़रूरी होती है फॉर माइग्रेशन एंड मूवमेंट। जब माइक्रोटिब्यूल पोलीमराइजेशन नहीं हो रही तो वो न्यूट्रोफिल्स लाइक ल्यूकोसाइट्स एंड ग्रेन्यूलोसाइट्स जो हैं वो माइग्रेट नहीं कर रहे। ठीक है, लाइक न्यूट्रोफिल्स हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गए या ग्रेन्यूलोसाइट्स हो गए, ये माइग्रेट करके उस जगह पर आ ही नहीं रहे, तो ये वहाँ पर जाकर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। दूसरा हम कहते हैं, एक तो ल्यूकोट्राइन B4 क्या करता है, हमें पता है ल्यूकोट्राइन B4 जो है वो कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व होता है। तो इन दोनों मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो गया, इसकी जो साइट पे माइग्रेशन है जॉइंट्स पे वो खत्म हो गई, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं हो रही। तो हम कह रहे हैं कि इन चीज़ों के थ्रू हम एक्यूटली इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ओके, देन वी से कि जो कोल्चिसिन है इट कॉजेज डायरिया, माइलोसप्रेशन यानी बोन मैरो की जो सप्रेशन हो जाती है कि ब्लड सेल्स ना प्रोड्यूस हों, और एक्सट्रीम रीनल और लिवर डैमेज और न्यूरोपैथी वगैरह जो कॉज करता है। तो इसीलिए हम कोल्चिसिन को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म इसे ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम एनएसएड्स इंडोमेथासिन को हमने बताया कि ये हम प्रेफर करते हैं, इसको अल्टरनेटिव के तौर पर रखते हैं, और कोल्चिसिन को भी हम क्या करते हैं, लो डोजेज में देते हैं सिर्फ टू प्रिवेंट द अटैक्स, ताकि बार बार जो है वो अटैक्स ना हो, सिर्फ उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं होता, सिर्फ लो डोज में जो है यूज़ होता है टू प्रिवेंट रिकरेंट अटैक्स। ओके, नाउ हमने देखना है कि हम क्रॉनिक गाउट को जो है वो कैसे करेंगे ट्रीट। अच्छा, क्रॉनिक गाउट क्योंकि लॉन्ग टर्म गाउट है तो इसमें हमने ज़्यादातर प्रोफाइलैक्सिस ही करनी होती है, यानी कि मैनेजमेंट करनी होती है कि किसी तरह जो है वो एक्यूट अटैक्स जो आ रहे होते हैं ना उनको आने से पहले जो है वो प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, एक्यूट अटैक्स वो तो आते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमने एनएसएड्स वगैरह दिए थे, लेकिन हम प्रोफाइलैक्सिस में क्या करते हैं कि हम एक्यूट अटैक्स को आने से पहले ही उसकी ऐसे मैनेजमेंट करते हैं कि उन अटैक्स को जो है कम से कम किया जा सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूरिकोशूरिक एजेंट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि यूरिकोशूरिक एजेंट्स क्या करेंगे, यूरिक एसिड ब्लड में कम होगा तो चांसेस जो है वो इन्फ्लेमेशन के कम हो जाएंगे, अटैक्स के कम हो जाएंगे। अब यूरिकोशूरिक एजेंट्स पहले जो हमने पढ़ने हैं दैट इज एलोप्यूरिन और एम्फीब्यूक्सिस्टेट, दोनों का सेम ही मैकेनिज्म होता है तकरीबन, और वो ये है कि यूरिक एसिड की सिंथेसिस को कम करें। कैसे, बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज को ये दोनों इनहिबिट करेंगे तो उससे क्या होगा कि प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो यूरिक एसिड में कम हो जाएगा, और हमारे पास ज़ैंथाइन और हाइपोज़ैंथाइन जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यूरिक एसिड नहीं बन रहा यहाँ पे। ये दोनों एंजाइम
जो है यहाँ पे भी ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पे भी ब्लॉक हो रहा है, तो ज़ेंथाइन भी ज़्यादा हो जाएगा और हाइपोजेंथाइन भी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हाइपोजेंथाइन ज़्यादा हो जाएगा तो इट इज़ मोर सोल्युबल देन यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये इजीली जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो इनका इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना यूरिक एसिड का होता है। अब एलोप्यूरिनॉल का क्या करता है कि एलोप्यूरिनॉल को ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम ही एलोजेंथाइन में कन्वर्ट करता है, और फिर यही एलोजेंथाइन उस ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। तो हम क्या कहेंगे कि एलोजेंथाइन इज एन इरिवर्सिबल सुसाइड इनहिबिटर ऑफ द ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज, क्योंकि इसे बनाया भी ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज नहीं और इसे धोखा भी ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज को दिया, ठीक है। तो हम कहते हैं क्या है, एक सुसाइड इनहिबिटर है। ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज ने अपने ही सुसाइड का जो है इंतजाम किया है बाय कन्वर्टिंग एलोप्यूरिनॉल इनटू एलोजेंथाइन। फिर हम कहते हैं फिब्यूक्सोस्टैट जो है वो भी ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज को डायरेक्ट इनहिबिट करता है। हम कहते हैं ये फिब्यूक्सोस्टैट ज़्यादा सेलेक्टिव भी है और ज़्यादा इफेक्टिव भी है एज कम्पेयर टू एलोप्यूरिनॉल। लेकिन हम कहते हैं कि एलोप्यूरिनॉल और फिब्यूक्सोस्टैट का जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं। एक तो हम कहते हैं रैशेस प्रोड्यूस कर सकता है। हमने बताया ना कि ज़ेंथाइन और हाइपोजेंथाइन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इवन दो दे आर लेस मोर सॉल्युबल, स्टिल उनके स्टोन्स बनने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। फिर हम कहते हैं इसकी ड्रग इंट्रैक्शन हो सकती है एलोप्यूरिनॉल की किसके साथ, एजाथायोप्रीन के साथ। एजाथायोप्रीन क्या है, इट इज़ अ ड्रग यूज्ड इन ल्यूकीमिया और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज। अब होता है क्या है कि एलोप्यूरिनॉल जो है वो एजाथायोप्रीन की मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में हम कहेंगे एजाथायोप्रीन ज़्यादा हो जाएगा अगर हम दोनों को साथ में देंगे तो। एजाथायोप्रीन क्या करते हैं, 6-मासेप्टोप्यूरिन में कन्वर्ट होता है इनएक्टिव फॉर्म, और 6-मासेप्टोप्यूरिन की एक्टिव फॉर्म कौन बनाता है, एचजीपीआरटी एंजाइम, और फिर 6-मासेप्टोप्यूरिन को इनएक्टिव कौन करता है, ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज। यानी कि एजाथायोप्रीन को हमने क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, उसकी मेटाबॉलिज्म कर दी, डिग्रेड कर दिया। तो एलोप्यूरिनॉल हमें पता है ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा, तो वो भी जो है वो इस स्टेप को भी इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से एजाथायोप्रीन की साथ इसकी ड्रग इंट्रैक्शन हो सकती है। यूरिकोशिरिक एजेंट हमारे पास यूज होता है, दैट इज प्रोबेनिसिड आफ्टर एलोप्यूरिनॉल एंड फिब्यूक्सोस्टैट। अब प्रोबेनिसिड किस तरह काम करता है कि हम कहते हैं किडनी में प्रॉक्सिमल टिब्यूल होता है ना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास प्रॉक्सिमल टिब्यूल हो गया, यहाँ पे मेरे पास डिस्टल टिब्यूल हो गया। तो प्रॉक्सिमल टिब्यूल में हमें पता है कि यूरिक एसिड की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है। प्रॉक्सिमल टिब्यूल में क्या हो रही थी, यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब हमने क्या करना है, ब्लड में यूरिक एसिड को कम करना है, तो प्रोबेनिसिड क्या करेगा, वो यूरिक एसिड के साथ कम्पीट करेगा फॉर रीअब्जॉर्प्शन बाय वीक एसिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। होता क्या है कि वीक एसिड प्रोबेनिसिड भी है और यूरिक एसिड भी वीक एसिड है, तो जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू यूरिक एसिड रीअब्जॉर्ब हो रहा है वहीं से प्रोबेनिसिड भी रीअब्जॉर्ब हो सकता है। अगर प्रोबेनिसिड यूरिक एसिड की जगह रीअब्जॉर्ब हो जाए तो यूरिक एसिड जो है वो यूरिन में सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम कहते हैं प्रोबेनिसिड जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गया और यूरिक एसिड रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा, तो ब्लड में उसको कम करने के लिए हेल्प करेगा। फिर हम कहते हैं लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि जब प्रोबेनिसिड हम लो डोजेज में देते हैं, हमें ज़्यादा डोजेज में देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लो डोज में देंगे तो इट डज नॉट ओनली कम्पीट फॉर रीअब्जॉर्प्शन बट इट ऑल्सो कम्पीट फॉर सिक्रीशन। यानी अब जो प्रोबेनिसिड है लो डोज में हम दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो सिक्रीशन के लिए कम्पीट कर रहा है। अगर वो सिक्रीट होगा तो यूरिक एसिड रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हम कहते हैं ये उल्टा और ज़्यादा हाइपर यूरिसीमिया कॉज करेगा, ठीक है। तो ये सीरम के यूरिक एसिड को और मजीद बढ़ाएगा अगर हम इसे लो डोज में देंगे तो हम कहते हैं प्रोबेनिसिड इज इन लो डोज हाइपर यूरिसीमिक और इन हाई डोज इट इज़ यूरिकोशूरिक। अब इसमें हमारे पास साइड इफेक्ट ये है कि ड्रग इंट्रैक्शन हो जाती है क्योंकि ये वीक एसिड होता क्या है कि प्रोबेनिसिड एक तो वीक एसिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से कहा, दूसरा हम कहते हैं ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर्स OATs होते हैं रीनल टिब्यूल्स में, ठीक है। वो OATs क्या कर रहे होते हैं, वो वीक एसिड ड्रग्स को सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेनिसिड उनके साथ भी कम्पीट करता है, तो वो वीक एसिड ड्रग्स की सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है, इसका ड्रग इंट्रैक्शन है। वीक एसिड ड्रग्स में हमारे पास कौन सा आगे, पेनिसिलिन्स एंड सेफलोस्पोरिन्स विच आर बीटा लैक्टम्स, फ्लोरोक्विनोलिन्स विच आर क्विनोलिन्स एंड मेथोट्रेक्सेट, ओके। तो ये हमारे पास वीक एसिड ड्रग्स आ गए, इसके साथ ड्रग इंट्रैक्शन होती है। देन हम कहते हैं पैग्लोटिक केस, यूरिक केस क्या है, इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम। अब यानी कि ये है तो यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम जो कि ह्यूमंस में नहीं पाया जाता, ठीक है, दूसरों से लिया जाता है और उसको रिकॉम्बिनेट किया जाता है ताकि वो ह्यूमंस को ट्रांसफर किया जा सके और वहाँ पर जाकर काम करे। होता है कि यूरेट ऑक्सीडेज करता है कि यूरिक एसिड को एलेंटोइन में मेटाबोलाइज कर देता है, तो ब्लड में ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, राइट। और हम कहते हैं अगर इसकी IV डोज दे देना हम एक ही, तो विद इन 2 to 3 डेज यानी कि 1 to 3 डेज यानी 24 to 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है ये यूरिट को लो कर देता है इसकी एक IV डोज देने से। ये इतना पावरफुल है। और ये हम कब देते हैं, हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी गाउट, जो गाउट बार बार आ रहा हो, जा ही ना रहा हो और बाकी ड्रग्स से रेजिस्टेंट हो, बाकी ड्रग्स उस पर असर ना कर रही हो, तो फिर हम जो है पैग्लोटिक एसिड यूरिक एसिड जो है वो देते हैं। सो दीज वर 3 और 4 यूरिकोशूरिक एजेंट्स। नाउ हम एक थोड़ी 2-3 बातें कर लेते हैं, वो ये है कि हमें पता है कि लो डेज पे प्रोबेनिसिड इज
हाइपरयूरेसिमिक, और एस्पिरिन भी जो है वो भी ऐसे ही काम करता है। लो डोज पे जो है एस्पिरिन और प्रोबेनिसिड बोथ आर हाइपरयूरेसिमिक, और हाई डोजेस पे जो है ये हाई डोजेस पे देने चाहिए देन दे आर एक्ट एज यूरिकोशूरिक। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना। दूसरा हम कहते हैं कि यूरिकोशूरिक ड्रग्स जो होते हैं लाइक xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लाइक एलोपेरिडोल, फिप्रोक्सिस्टेट, यूरिकेज एंड प्रोबेनिसिड जो है, ये जब हमारे पास एक्यूट एपिसोड होती है ना तो हम फौरन से नहीं देते इन ड्रग्स को। ठीक है, शुरू शुरू में हम 1 से 2 हफ्ते तक इन ड्रग्स को नहीं देते। एक्यूट अटैक में हम कहते हैं पहले हम एनिसेड्स और कोल्चिसिन देते हैं और फिर उनके साथ कॉम्बिनेशन में जो है हम यूरिकोशूरिक ड्रग्स देते हैं। क्यों? हम कहते हैं ये जब एक्यूट अटैक्स में अगर हम शुरू शुरू में दे दें तो दे कैन एग्रीवेट देम, दे कैन प्रेसिपिटेट दैट अटैक, जिसे हम गाउट फ्लेयर कहते हैं। होता ये क्यों है? क्योंकि देखें यूरिकोशूरिक ड्रग क्या कर रहा है, वो जल्दी जल्दी में जो है ब्लड का लेवल, यूरिक एसिड लेवल जो है वो जल्दी जल्दी से चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बने हुए हैं जॉइंट्स में वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जब वो डिस्टर्ब होंगे तो उनकी वजह से पेन और इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ जाएगी। या तो हम कह रहे हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं और उसकी वजह से जो है ब्लड के यूरिक एसिड लेवल की चेंज रैपिडली चेंज होने की वजह से न्यू क्रिस्टल्स भी जो है वो बन सकते हैं, तो इसलिए वो प्रेसिपिटेट अटैक हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है, इसलिए हम इसे शुरू में एनिसेड्स और कोल्चिसिन देते हैं और उनके साथ कॉम्बिनेशन में फिर हम 1 से 2 हफ्ते के बाद जो है वो यूरिकोशूरिक ड्रग्स देते हैं, और स्पेशली हमें क्रॉनिक अटैक्स में देते हैं। और फिर ये कि यूरिकोशूरिक ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ओवर प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरिक एसिड, यानी कि हमें पता है ना गाउट के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, तो वो लोग जिनके अंदर यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन हो रही है उनके अंदर नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखें यूरिकोशूरिक ड्रग दिया, जितना ज़्यादा यूरिक एसिड जो है वो ब्लड से रिमूव होकर यूरिन में जाएगा उतना ज़्यादा वो न्यू प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम कहाँ है, ओवर प्रोडक्शन में, तो इसीलिए उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर